एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर घाटी में विधानसभा चुनाव फिर से होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के 15 अगस्त के भाषण का जिक्र करते हुए जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि डिलिमिटेशन का काम अभी चल रहा है। जैसे ही यह खत्म होता है, निर्वाचन आयोग यह तय करेगा कि कब और कैसे चुनाव कराने हैं। साथ ही मनोज सिन्हा ने घाटी में धारा 370 के हटने के बाद सरकार की कोशिशों का भी ब्यौरा दिया। कश्मीरी पंडितों के बारे में मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का ब्लूप्रिंट मोदी सरकार तैयार कर रही है। तो आप देखिए एबीपी न्यूज के राजनीतिक संपादक पंकज झा के साथ मनोज सिन्हा की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। 370 हटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर लगातार चर्चा में रहा है। कश्मीर में बदलाव हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टॉप एजेंडे पर रहा हो, लेकिन ये बदलाव क्यों और कैसे हो, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोई और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं। एबीपी न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा साहब। धन्यवाद जी। सर, आज एक बात बहुत बड़ी कही प्रधानमंत्री मोदी ने। आप तो चूंकि उस कार्यक्रम में थे, आपने भी गौर किया होगा कि सरकार से अलग इसीलिए हुए, मैं बात कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी कि लोकल चुनाव नहीं हो पा रहे थे। क्या वाकई में चुनाव कराना इतनी बड़ी चुनौती थी? जो अभी चुनाव हुए, नतीजे भी आ गए। पिछले दिनों अगर चुनाव के इतिहास को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चुनाव होते थे, लोगों के मन में जरूर संदेह था, लेकिन इस बार के चुनाव वास्तव में जहां ग्रासरूट डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं, वहीं मैं कह सकता हूं कि लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर में हिंसा मुक्त, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हुए हैं, ऐसा सभी लोग मानते हैं। और जिस अनुपात में मतदाताओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, वो भी मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से सराहनीय है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जमहूरियत की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब वो ये बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री, तो आखिर वो कौन लोग हैं जो चाहते थे कि चुनाव नहीं हो, और क्या वाकई में इतना बड़ा खतरा था? वो सीमा के अंदर का था या सीमा के पार का था? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो जिम्मेदारी से कही है, और उस समय की परिस्थितियां निश्चित रूप से उनका आकलन उन्हीं को रहा होगा, इसलिए ये बात वही अच्छे ढंग से बता पाएंगे। अब इस चुनाव के बाद सब ये जानना चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव कब होगा, मतलब पूरा देश ये जानना चाहता है। स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने देश को भी और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक विश्वास दिलाया था, और उन्होंने कहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में अपना काम कर रहा है। और एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि केवल जम्मू कश्मीर में ये काम नहीं हो रहा है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ प्रदेश इसके साथ साथ हैं। तो एक बार डिलिमिटेशन का काम पूरा हो जाए तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो होगा। दूसरी बात, कभी कभी हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग, जिम्मेदार लोग भी गफलत में पड़ जाते हैं। इस देश के संविधान ने कुछ संवैधानिक संस्थाएं बनाई, तो विधानसभा के चुनाव कब होंगे, मुझे लगता है कि ये देश का निर्वाचन आयोग तय करता है। मैं मानता हूं कि एक बार डिलिमिटेशन का काम खत्म हो जाए तो निर्वाचन आयोग निश्चित रूप से फैसला लेगा। ये जो अभी चुनाव हुए, उस चुनाव के बाद में ये कहा जा रहा है, पहले तो दूसरी आशंकाएं बहुत थी कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि इतिहास वैसा रहा नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि 370 को वापस पुरानी स्थिति में लाने का एक तरीके से रेफरेंडम है। ये फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं, और ये बात उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं, और महबूबा मुफ्ती भी कह रहे हैं कि रेफरेंडम है ये। अब राजनीतिक दलों की अपनी अपनी मीमांसा है, अपने अपने नज़रिए से वो अपनी बात कहेंगे, इसमें आपत्ति नहीं है किसी को। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से ये जनमत बड़ा है, और लोगों को एक नए प्रकार का विश्वास जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ रहा है। और उसका कारण मैं मानता हूं कि पिछले 4-5 महीनों में जो लोगों से संवाद हमने किया है, 1.5-2 साल में विकास की एक नई चाह जो प्रधानमंत्री जी के कारण पैदा हुई है, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने बहुत मजबूत किया है।
अगर कुछ वीडियोज़ आपने या कुछ लोगों की बात चुनाव के दौरान आपने सुनी होगी तो लोगों के मन में एक विश्वास बैठ गया कि जिस तरह से पंचायतें इम्पावर हुई हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ इम्पावर हुई हैं, वैसे ही डीडीसी के चुने हुए प्रतिनिधि अपने इलाके के, अपने जनपद के विकास को सुनिश्चित करेंगे। और बजट में हमने पर्याप्त धन का भी प्रबंध किया है ताकि ये चुने हुए प्रतिनिधि अपने अपने इलाके का, अपने अपने जनपद का विकास भी करें। कश्मीर को लेकर ये रहा ना पिछले कई सालों से, हालांकि 370 के बाद चीज़ें बदली हैं और लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं थी। क्या वो जो ताकत है या फिर सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट है, आपको नहीं लगता आज भी वो उतने ही एक्टिव हैं? स्पेशली जब हम बात करते हैं वैली की, लोगों में हिम्मत अभी भी वैसा नहीं हो पाया है, वो कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है कि यहाँ की वैली की जनता ने ऐसी ताकतों को बैलेट के माध्यम से जवाब दिया है और इस संदेश को सबको समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि साफ संदेश बड़ा स्पष्ट और साफ है। यहाँ के लोग आतंकवाद से ऊब गए हैं। ये आप मानते हैं? मैं पूरी तरह से मानता हूँ, क्योंकि मैं निरंतर लोगों से मिलता रहा हूँ। इतने टैलेंटेड लोग, अच्छे लोग, लेकिन दुर्भाग्य से अपॉर्चुनिटीज कम थी उनके पास। पर जब कोई कहता है कि चीन का इंटरवेंशन हो, कोई कहता है मैं तिरंगा उठाऊंगी नहीं, तो मतलब ये भी तो किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि जिन लोगों ने कभी भारत के संविधान की शपथ ली, संवैधानिक पदों पर रहे, मुझे लगता है कि उनको भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों से संवाद कर रहे हैं, आप आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन लोगों से भी आप संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं जो ऐसी बात कह रहे हैं? वो मैं पीडीपी के लोग हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हों, कुछ जो और भी जो पहले कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट में थे अब नहीं हैं, लौटना चाहते हैं। देखिए, मैं सबसे मिल रहा हूँ और मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो भारत में और भारत के संविधान में आस्था रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति से मुझे मिलने में कोई आपत्ति नहीं। मैंने आपकी तस्वीर नहीं देखी इन सब के साथ। मैं फारूक साहब के साथ की तस्वीर दिखाऊं आप? फारूक साहब के साथ तो है, तो वो भी तो यहाँ के प्रमुख व्यक्ति हैं। और बाकी सभी राजनीतिक दलों के, चाहे वो पीडीपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या अन्य भी दल हो, सबके पूर्व जनप्रतिनिधियों से मैं मिला हूँ। राज्यसभा के 2 सांसद हैं, उनसे भी मैं कई बार मिल चुका हूँ। कई पूर्व मिनिस्टर से मैं मिला हूँ। तो मेरे यहाँ कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि फलां दल का आदमी मिलेगा और फलां दल का आदमी नहीं मिलेगा। उन लोगों का कहना है, और ख़ासतौर से जब रोशनी एक्ट वाली बात आई, लोगों के नाम पब्लिक होने लगे, फिर गुपकार रोड पे उनके घर की बात हो, ज़मीन की बात हो, कई परिवारों के, तो उन लोगों का ये कहना है जिस कि एक विच हंटिंग किया जा रहा है उन लोगों का। आप जरा हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी दृष्टि ले जाइए। प्रशासन की ओर से उठाया गया इसमें कोई कदम नहीं। जम्मू कश्मीर के माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया अक्टूबर महीने में, तारीख मुझे नहीं याद आ रही है। और उस फैसले को अगर आप देखेंगे तो पहली बात हाईकोर्ट ने कही है कि ये सरकारी जो जमीन है इसकी मालिक नहीं है सरकार, सरकार ट्रस्टी है और इस जमीन का उपयोग सरकार पब्लिक पर्पस के लिए कर सकती है। अब सरकार में बैठे हुए लोग कानून बना करके सरकारी जमीन का उपयोग अपने लिए करने लगे, मुझे लगता है इसके कारण माननीय उच्च न्यायालय ने पूरे रोशनी एक्ट को ही इलीगल माना और खत्म कर दिया और निर्देश दिया डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को और डिविजनल कमिश्नर जम्मू को कि जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन इस एक्ट के तहत पाई है और कब्जा किया है, औने पौने दाम पर ज़मीन लिया है, ये पूरी तरह से हम खारिज करते हैं और इनके नाम आप वेबसाइट पर डालना शुरू करिए। बिना किसी भेदभाव के अनेक लोगों के नाम आए हैं, हजारों की संख्या है और अभी आगे और आएंगे। एक बात का मैं भरोसा देता हूं कि राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर कोई भेदभाव इसमें नहीं होगा। जो लैंड लॉज में चेंज हुए और आप जब आए उसके बाद भी उस पर काम हुआ कि लोग बाहर से आएँ, ज़मीन खरीदें, मैं एग्रीकल्चर लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, इन्वेस्टर आए, बहुत कुछ हो, क्या उस पर उस एक्टिविटी में लोगों का वो भरोसा बना है कि लोग कश्मीर आएँ, यहाँ पर अपना काम शुरू करें? मैं आपको बताना चाहूँगा कि लैंड लॉज में ज़रूर बदलाव हुए हैं
और यहाँ के लोगों के हित को ध्यान में रख करके बदलाव किए हैं। एक तो यहाँ का जो लैंड लॉ था वो बड़ा पुराना था, एग्रेरियन इकोनॉमी को बढ़ाने वाला था, और कई उसमें कानून ऐसे थे जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते थे। उनको हमने बदला है। कुछ लोग भ्रम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बिक जाएगा, बाहर के लोग आके डेमोग्राफी बदल जाएगी। इसलिए विस्तार में जाना मैं आवश्यक समझता हूँ कि 90% यहाँ की ज़मीन एग्रीकल्चरल लैंड है। जिस तरह से हिमाचल में, जिस तरह से उत्तराखंड में वहाँ के नागरिकों को सुरक्षा दी गई है लैंड लॉ में, वैसी सुरक्षा हमने भी यहाँ दी है, बल्कि उससे ज़्यादा दी है। हमने ये कहा है कि एग्रीकल्चरल लैंड जम्मू कश्मीर का ही आदमी लेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का कोई नहीं ले सकता है। जो एग्रीकल्चर पेशे में है वही एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता है। तो 90% ज़मीन तो ये निकल गई। मोटे तौर पर 5% ज़मीन सरकारी ज़मीन है। तो वो ज़माना चला गया कि सरकारी ज़मीन पर भी कोई कब्जा कर लेगा या कोई ले लेगा। बची 5% ज़मीन। तो ज़रूर हम इंडस्ट्रियल इस्टेट बना रहे हैं। 3000 एकड़ ज़मीन हमने एक्वायर की है। 3000 एकड़ ज़मीन हमने और चिन्हित की है। इंडस्ट्री आनी चाहिए। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने भारत सरकार को भेजा है। वहाँ के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और DIPP ने उसे क्लियर कर दिया है। चुनाव के कारण शायद कैबिनेट ने न क्लियर किया हो, किसी दिन भारत सरकार की कैबिनेट उसे अप्रूव कर देगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 2-3 वर्षों में 25-30 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। सेपरेटिज्म, अलगाववाद और आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या रही है। आप आए हैं, उसके बावजूद भी देखिए शोपिया में जैसे इनकाउंटर चल रहा था, अभी भी ये घटनाएं होती हैं। वो जो नौजवानों की पीढ़ी है वो उधर ना जाए। आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ी चुनौती है? जब तक ये नहीं ठीक करेंगे, आप जो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, सब चीज़ें ला रहे हैं, छोटी मोटी घटना से भी पूरा नैरेटिव बदल जाता है। आपका सोचना ठीक है, और मैं मानता हूं कि यहाँ के युवाओं को अवसर कम था। जहाँ तक सिक्योरिटी सिचुएशन का सवाल है, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि फोर्सेस का काफ़ी अपर हैंड है और बहुत ही बेहतर तालमेल जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्म फोर्सेस और आर्मी के बीच है। अगर स्टैटिस्टिक्स आप देखेंगे तो इन्फिल्ट्रेशन में काफ़ी मात्रा में गिरावट आई है, रिक्रूटमेंट में काफ़ी मात्रा में गिरावट आई है, और टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स वो इतनी जल्दी कैसे क्या करेंगे मैं नहीं जानता, पर चुनौती तो है आपके लिए। लेकिन मेरा दृढ़ संकल्प है और मुझे लगता है कि ये मैं सौभाग्यशाली मानूंगा। एक, जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से इंटीग्रेशन भारत के साथ होना। दूसरा, बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर भी विकसित राज्य हो। PMDP में प्रधानमंत्री जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिए हैं, जो इंस्टीट्यूशन दिए हैं, उनको पूरा करना, और इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अच्छे हॉस्पिटल्स, यहाँ की टूरिज़्म को बढ़ावा देना। और एक सेक्टर और है जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ, 2, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर एंड डेयरी। बड़ी संभावनाएं हैं यहाँ। ये जो कश्मीरी पंडित जो चले गए थे एक दौर में, बहुत कोशिशें हुई लेकिन वापस आए नहीं। उनकी ज़मीन जिस तरीके से वो गए, उनको फिर से पुनर्स्थापित करने के बारे में कोई ऐसा प्लान है? इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है। 6000 नौकरियां, 6000 घर, ये भारत सरकार ने कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए चिन्हित किया था। किन्हीं परिस्थितियों में वो नहीं हो सका। मुझे बताते हुए आपको प्रसन्नता हो रही है कि 167 पदों को छोड़ करके जितने भी रिक्त पद थे सब विज्ञापन के लिए भेज दिए गए हैं। और आज हम लोग दिसंबर में बैठे हैं, जून महीने तक इन सबको नौकरी दे दी जाएगी। 700 घर बने थे, 3500 घरों के टेंडर हमने कर दिए हैं जो 1.5 साल में बन जाएंगे। जो बाकी घर हैं उनके लिए ज़मीन हमने चिन्हित कर ली है, उनके टेंडर भी आने वाले 3 महीने में करेंगे। 2 साल में उनके घर भी बना दिए जाएंगे। मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ घाटी के, जिनको बहुत अफसोस है कि कश्मीरी पंडित कैसे चले गए। हमारे भाई थे, हमारे परिवार के लोग थे। तो एक अलग प्रकार का वातावरण भी बन रहा है, और मुझे लगता है कि सबके सहयोग से निश्चित रूप से सम्मानपूर्वक कश्मीरी पंडितों की वापसी घाटी में हो, ये दिन हम देखना चाहते हैं। एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा, भय के कारण, आतंक के कारण अनेक लोगों ने अपनी संपत्तियां छोड़ दी। सस्ते दरों पर करोड़ों की संपत्ति कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती ले ली। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मैंने चर्चा की है
और सब जरूरत पड़ी तो स्पेशल कोर्ट बना करके ऐसे लोगों को न्याय दिलाने का काम हम करेंगे। इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा। मैंने बात की है, जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे। आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था कि पिछले आपने आज कहा कि 28 तारीख को जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो शपथ लेंगे। इस बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये कहा गया कि उनके और इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं उन सबको किडनैप कर लिया जा रहा है। जेके एडमिनिस्ट्रेशन पे, आपके ऑफिस पर भी इस तरह के कहे गए कि वो नहीं चाहते हैं कि हमारी बहुमत से जिलों में। मेरा एक तो चुनाव में कौन जीते कौन हारे ये मेरा कंसर्न नहीं है। और जिस दिन मतदान होने वाला था उसके एक दिन पहले भी इस तरह की बातें कई लोगों ने की थी, लेकिन वो सब निर्मूल साबित हुई। और आज फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही तय करेंगे कि उनका अध्यक्ष कौन होगा। प्रशासन का इसमें कोई दखल नहीं होगा। प्रशासन की जिम्मेदारी केवल ये होगी कि शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव हो। एबीपी न्यूज पे वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और महत्वपूर्ण यह कि मनोज सिन्हा ने कहा कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी वापसी के लिए, घाटी में वापसी के लिए बड़े स्तर पर सरकार प्रयासरत है। उन्हें नौकरियां भी दी जाएंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।